गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में सब्जेक्ट एसएस और एसएस में बुक पढ़ रहे हैं हम लोग हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। और इसमें आपका लेसन नंबर 2 पढ़ चल रहा है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसका चल रहा पार्ट 2 पार्ट चल रहा है। पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था उथल पुथल का समय और 1905 की क्रांति। देखो आपको बताया था कि 1905 ईस्वी में जब मजदूरी की दर घटती जा रही थी, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे थे और श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था, तभी वहां क्या हुआ कि सेंट पीटर्सबर्ग, ये औद्योगिक क्षेत्र था रूस का औद्योगिक इलाका था एक सेंट पीटर्सबर्ग। यहां पर कुछ मजदूरों को पूंजीपतियों ने काम से निकाल दिया और इसके विरोध में ये जो मजदूर थे, इन्होंने एक व्यक्ति थे, एक पादरी थे जिनका नाम था गैपोन। पादरी गैपोन के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में ये मजदूर श्रमिक जो है वो आंदोलन किया। इन्होंने आंदोलन किया सरकार के विरुद्ध। ये रूस की जो सरकार थी, इसके विरुद्ध आंदोलन किया कि बिना बताए ही चार मजदूरों को निकाल दिया था काम से। क्यों निकाला इनको, क्या कारण था इनका? ये तो हक की बात कर रहे थे कि उनके काम के घंटे इतने 12-12 घंटे की पालियों में इनको काम करना पड़ता था। मजदूरी की दर जो इनकी थी वो घटती जा रही थी और काम के घंटे इनके बढ़ाए जा रहे थे। इसका विरोध जब इन्होंने किया है मजदूरों ने, तो इन मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। तत्पश्चात क्या हुआ कि ये जो लोग थे, इन्होंने आंदोलन शुरू किया। इस पादरी गैपोन के नेतृत्व में ये सड़कों पर आए, आंदोलन किया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस को भेजा। पुलिस ने इन पर गोलियां चलाई और इन गोलियों में लगभग 100 लोग मारे गए और लगभग 200 लोग घायल हो गए। ये जो घटना है, ये 1905 की घटना है। ये जो घटना हुई थी वो रविवार के दिन हुई थी, इसीलिए इस घटना को रूस में खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। ये था आपका राजनीतिक उथल-पुथल और 1905 की क्रांति, जिसका देखिए रूस की जो क्रांति का सूत्रपात हुआ था वो इसी क्रांति के माध्यम से हुआ था। लोगों को उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। रूस में अधिकारों की लड़ाई 1905 की क्रांति से शुरू हुई थी, यानी कि एक पृष्ठभूमि थी रूस की क्रांति की, 1905 की क्रांति। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। देखो 1914 से 1918 के बीच में विश्व के 2 समुदाय, एक तो थे ध्रुवीय राष्ट्र वर्सेस मित्र राष्ट्र, इनके मध्य युद्ध हुआ। समझने वाली बात यह है कि ध्रुवीय राष्ट्र में इस समय जो थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। ये 2 महाशक्तियां बनी विश्व में। ये है ध्रुवीय राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति। जब इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया तो मित्र राष्ट्रों ने भी अपना ग्रुप बना लिया, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, इन्होंने भी अपना ग्रुप बना लिया।
अब देखिए यहां लड़ाई हो रही है वैश्विक वर्चस्व की, एक वर्चस्व की लड़ाई थी जिसमें मित्र राष्ट्र के रूप में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्ति और ध्रुवीय राष्ट्र जो थे उनमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रथम विश्व युद्ध ये कब हुआ? 1914 से 1918 के मध्य। सबसे पहला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1914 से 1918 के बीच में। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो इसमें दो ग्रुप थे, एक ग्रुप था ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरा ग्रुप था मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र को केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता था। अब केंद्रीय शक्ति या ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश प्रमुख थे? वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। इसके बाद में फिर छोटे छोटे जो देश थे वो दोनों ग्रुपों में समाते गए और ये युद्ध जो है एक बड़े स्तर पर लड़ा गया। तो यहाँ देखिए पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और पहले विश्व युद्ध में अब एक वैश्विक युद्ध लड़ा जा रहा है, विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है। इस विश्व युद्ध का प्रभाव जो है वो रूस में क्या रहा? सबसे पहली चीज ये है कि रूस में प्रारंभ में रूस की जो जनता थी या रूस के जो सैनिक थे उन्होंने इस युद्ध का स्वागत किया कि हमारा वर्चस्व बढ़ने वाला वैश्विक स्तर पर। तो प्रारंभ में जो रूस की जनता थी वो इस युद्ध से नाखुश नहीं थी, परंतु जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता चला गया रूस में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि युद्ध चला बहुत लंबा और इस लंबे युद्ध में रूस को भारी हानि उठानी पड़ी। हम ये कहें कि ये युद्ध में 1914 से 1916 के बीच में रूस की स्थिति ये थी कि रूस के लगभग 70 लाख सैनिक मारे गए थे। यहां जो पुरुष थे रूस में उनको युद्ध करने के लिए भेजा गया। महिलाओं पर जिम्मेदारी आ गई अर्थव्यवस्था को चलाने की, मील फैक्ट्री कारखानों में काम करने की, खेतों में काम करने की, अपने घर परिवार को चलाने की। जिस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने बड़े आदर्श तरीके से किया और लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो स्थिति थी, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में पुरुषों की हुआ करती थी वही स्थिति अब महिलाओं की भी थी कि उन्हें काम के अधिक से अधिक काम करवाया जाता था, कम से कम उनको पैसा या उनको वेतन कम मिलता था। उनको स्थिति ये थी कि खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि यहाँ जितना उत्पादन होता था सैनिकों को वो उत्पादन सैनिकों की रसद सामग्री के रूप में भेजा जाता था, जिससे रूस में भुखमरी फैलने लगी। जो रोटी की कीमत है, आटे की जो कीमत है वो बढ़ने लगी क्योंकि खाद्यान्न का अभाव पैदा हो गया। इसके साथ साथ देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में इनको इतना नुकसान हुआ कि 1914 से 16 तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जब इन्होंने रूस के सैनिकों ने युद्ध लड़ा तो इनके 70 लाख सैनिक मरे। रूस को अपनी सेना जो है वो वापस लेनी पड़ी और जब वापस रूस की सेना पीछे हटने लगी तो रूस के सैनिकों ने क्या किया, जो खेत वगैरह जो थे उन खेत वगैरह को भी नष्ट कर दिया, जिससे ये जो जर्मनी के सैनिक हैं या ऑस्ट्रिया के सैनिक वहां पर छुप नहीं सके। इस वजह से रूस ने अपनी ही फसल को नष्ट किया। देखो हम आपको यहाँ पर क्लियर और चीज कर देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 16 के बीच में हालात क्या उत्पन्न हो गए थे। 1914 से 16 के मध्य हालात ये हैं कि ये मोर्चा है, यहां ऑस्ट्रिया के सैनिक है, इधर रूस के सैनिक है। रूस के सैनिक जो है वो सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी इनकी संयुक्त सेना रूस की सेना का मुकाबला कर रही है। रूस के जो सैनिक है वो पीछे हटते जा रहे हैं अपने क्षेत्र में,
यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, जैसे जैसे वो पीछे हटते आ रहे हैं, ये रास्ते में पड़ने वाले जो खेत हैं उनको वो नष्ट करते जा रहे हैं, फसलों को नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे ये जो सेना है यहाँ पर छुप नहीं सके, क्योंकि उन्हें डर था अगर ये इन खेतों को साफ नहीं करेंगे तो ये सेना जो है ऑस्ट्रिया की और जर्मनी की सेना उनके लिए कभी भी मुसीबत का कारण बन सकती है। फिर देखिए सवाल ये था कि अब जो जनता थी वो ये मांग करने लगी कि इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, अधिक से अधिक सैनिकों को युद्ध में नहीं झोंका जाए। परंतु इस दौरान यहाँ का जो शासक था रूस का जो शासक था वो आपको बताया मैंने, जार निकोलस द्वितीय, ये यहाँ का शासक था। इसकी जो पत्नी थी वो पत्नी थी जारीना, और ये जो जारीना थी वो जर्मन मूल की थी, यानी कि मूल निवासी थी जर्मनी की। ये दोनों पति पत्नी जो है जिस व्यक्ति की बात मानते थे वो एक तांत्रिक था, और तांत्रिक का नाम था रास्पुटिन, ये तांत्रिक था। ये दोनों जो है वो किसकी बात नहीं सुनते। राजा जो है रूस में सिस्टम ये था कि जार जो है वो उसकी एक सलाहकारी संस्था थी, वो थी ड्यूमा, और इस समय जो ड्यूमा है वो संसद है किस देश की, रूस की। देखो जार निकोलस द्वितीय ये शासक है रूस का, हम बात कर रहे हैं 1914 से 1916 के बीच की, जब हालात विश्व युद्ध में रूस जो है वो पिछड़ता जा रहा है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, युद्ध लंबा चल रहा है, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी इनके खिलाफ वो युद्ध के हर मोर्चे में विफल होते जा रहे हैं। 70 लाख सैनिक उनके मारे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो ड्यूमा थी वो ये चाह रही थी कि इस युद्ध को अभी समाप्त कर दिया जाए, परंतु राजा जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा के सदस्यों से सलाह लेना ही बंद कर दिया, कोई सलाह नहीं, जिसकी वजह से जो यहाँ की जनता थी अब 1916 के बाद में युद्ध का विरोध करने लगी कि अब ये युद्ध को किसी न किसी प्रकार से शांत कर दिया जाए। परंतु जार निकोलस द्वितीय ड्यूमा के सदस्यों की सलाह नहीं ले रहा है। ड्यूमा एक संसद है, एक सलाहकारी संस्था है जो सलाह देने का काम करती थी राजा को। 1914 से यहाँ का राजा था जार निकोलस द्वितीय, जो शासक रहा 1917 तक। जार निकोलस द्वितीय अगर किसी की बात मानता है तो वो बात मानता है अपनी पत्नी की, और पत्नी अगर किसी के इशारों पर काम करती थी तो वो व्यक्ति था तांत्रिक रास्पुटिन। ये रास्पुटिन जैसा इनको ज्ञान देता था या जैसा इनको सलाह देता था, रास्पुटिन की सलाह पर ही ये व्यक्ति कार्य करता था। इसलिए इन दिनों 1914 से 16 के बाद में ड्यूमा के सदस्यों से उसने सलाह लेना बंद कर दिया था। चारों तरफ त्राही त्राही मच चुकी थी, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल, इनकी त्राही त्राही मच चुकी थी। इसी वजह से यहाँ की जो ड्यूमा थी, एक सलाहकारी संस्था, उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, और कदम ये था कि रूस का सबसे बड़ा औद्योगिक जो नगर था वो था सेंट पीटर्सबर्ग। ये बड़ा औद्योगिक केंद्र था। 1916 के बाद ड्यूमा ने और ये जो रूस की जनता थी उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। नाम बदल दिया गया इसका। क्यों बदला गया? क्योंकि ये जो शब्द था वो एक जर्मन शब्द था, और रूस जो है वो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। इसलिए ड्यूमा ने क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया, पेट्रोग्राद कर दिया। आपको एक जानकारी के लिए दोबारा से बता दें, सेंट पीटर्सबर्ग एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था रूस का। सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है वो एक जर्मन शब्द था। इसीलिए ड्यूमा ने क्या किया
1916 में सेंट पीटर्सबर्ग का नाम परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया पेट्रोग्राड। और इसके बाद में अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति। हमने आपको पहले ही बताया था कि 1917 में रूस में दो घटनाक्रम हुए। 1917 में रूस में दो घटनाक्रम हुए, जिसमें एक था मार्च 1917 में राजशाही का अंत, और अक्टूबर 1917 में समाजवादी शासन व्यवस्था। लागू। 1917 में दो बड़े घटनाक्रम हुए। मार्च 1917 में राजशाही शासन का अंत किया गया। राजशाही शासन इसका अंत हुआ, यानी कि जार निकोलस द्वितीय इसके शासन का अंत हुआ मार्च 1917 में। इसके घटनाक्रम क्या क्या रहे देखिए, हम आपको बता दें क्या रहा, क्यों रहा, ये अब आपको बता दें कि एक नदी थी नेवा नदी। इस नेवा नदी के बाएं तट पर श्रमिकों का और मजदूरों के ठिकाने थे, और विंटर पैलेस यानी कि जार का महल, उसको विंटर पैलेस कहा जाता था भाई, प्लस सरकारी कार्यालय। नेवा नदी जो थी रूस में, नेवा नदी के बाएं तट पर श्रमिकों और मजदूरों के घर थे, और नेवा नदी के दाएं तट पर नेवा नदी के दाएं तट पर श्रमिकों और मजदूरों के ठिकाने थे, और बाएं तट पर विंटर पैलेस जो था वो रूस के जार का महल था। रूस के जार के महल को कहा जाता है विंटर पैलेस, और सरकारी कार्यालय जो थे वो इधर की तरफ ही हुआ करते थे। अब हुआ ये कि जो महिलाएं थी, महिलाओं ने कहा कि भाई अब पूरे इस युद्ध के दौरान पूरी रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं की आ गई। और उसके पश्चात महिलाएं जो हैं, महिलाओं को मीट फैक्ट्री कारखानों में वो जो पारिश्रमिक था, जो मजदूरी थी, मजदूरी की जो दर थी वो गिरी हुई थी, कम थी मजदूरी की दर। इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, जुलूस निकाले, अंतरराष्ट्रीय रूप में, या यूं कहें कि यहाँ पर रूस में उन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई, आंदोलन किए, धरने दिए, जुलूस निकाले। इसी वजह से यहाँ 22 फरवरी के दिन ये महिलाओं ने सामूहिक रूप से सरकार के खिलाफ बगावत की। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये 22 तारीख को ही, 22 फरवरी 1917 की घटना थी, जब महिला आंदोलन में कूद पड़ी। सामूहिक रूप से रूस की महिलाओं ने सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, बगावत की। ये तारीख थी 22 फरवरी, और इसी वजह से 22 फरवरी को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही यहाँ क्या हुआ, 22 फरवरी को ये घटना हो गई। 25 फरवरी को क्या हुआ कि जब ड्यूमा जो थी, ड्यूमा ने ये आवाज उठाई कि भाई अब तुम्हें इस युद्ध को रोक देना चाहिए। अब बार बार में ये जो एक सलाहकारी संस्था जो ड्यूमा थी वो आवाज उठा रही थी और कह रही थी कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए। तो वो राजा निकोलस द्वितीय ने क्या किया, ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया।
ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया 25 फरवरी को। इसके बाद में 2 मार्च को 25 फरवरी को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद में जो महिला प्लस श्रमिक प्लस किसान सब लोगों ने आंदोलन कर दिया शुरू। और ये जो आंदोलन था वो इतना विशाल आंदोलन था कि वो ये सारे जो लोग जो हैं ये सब आंदोलन करते करते विंटर पैलेस के सामने जमा हो गए। ये जो आंदोलनकारी थे जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, श्रमिक भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे, ये सब लोग विंटर पैलेस के सामने इकट्ठे हुए। विंटर पैलेस क्या है? रूस के जार का महल है। विंटर पैलेस के सामने आंदोलन करने लगे और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि इन लोगों को ऊपर सैनिकों को आदेश दिया कि वो इन पर गोली चलाएं, लेकिन राजा के जो सैनिक थे उन्होंने इन पर गोली चलाने से मना कर दिया। और मना कर दिया इसके बाद में जो उनको लगा कि भैया पूरे जो सैनिक हैं ये भी इनकी तरफ ही हो रहे हैं, तो वो सैनिकों के साथ में जितने आंदोलनकारी थे वो वहां पहुंच गए, उनके कमांडर को मार दिया और रूस के जार निकोलस द्वितीय के सामने चले गए कि भैया आप अपनी गद्दी को छोड़ दो। इसके पश्चात 2 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी को त्याग दिया और इसी के साथ में रूस में जारशाही शासन का अंत हो गया। आज के लिए इतना ही और हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।